ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट 12 को आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट 12 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट 12 है ये। और इसी प्रकार से हमने ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट 1 से लेकर के 11 तक को कवर किया हुआ है। जिन्होंने नहीं देखा है ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटे का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस 19,838 पोस्ट से रिलेटेड इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो इसे कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज के इस सेशन में हम लोग ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट 12 को हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस कांस्टेबल फुल लेंथ टेस्ट 12 है और ये आज ही 30/6/2025 को कंडक्ट करवाया गया है। इस सेशन में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूं ताकि प्रश्न आपको और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। आज के सेशन का यानी कि ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट 12 का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। फ्रेंड्स अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिए, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा। और पूरा इस टेस्ट को लगाइए और ईमानदारी पूर्वक सेशन के एंड में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए, निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर का अनुपात में सबसे बड़ा होता है। तो फ्रेंड्स ये होता है चींटी का। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए दूसरा प्रश्न करेंगे कि मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं। तो देखिए, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे की गंध से पहचानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गंध से। देखिए, रानी मधुमक्खी एक विशेष प्रकार का फेरोमोन छोड़ती है। रानी मधुमक्खी एक विशेष प्रकार का फेरोमोन छोड़ती है, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको रानी फेरोमोन कहा जाता है, जिसको रानी फेरोमोन कहा जाता है, जिससे कि अन्य मधुमक्खियाँ उसे पहचानती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। देखिए, इस टेस्ट को एग्ज़ाम के तौर पर लगाइए। ऐसा समझिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और बिहार पुलिस 2025 की परीक्षा दे रहे हैं और ईमानदारी पूर्वक सेशन के एंड में जब पूरा टेस्ट लगा लीजिएगा आप लोग, तो अपना अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए, तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक मछली है। इसमें से कौन एक मछली है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे, इसमें से जो मछली है ना, ये समुद्री घोड़ा है। सी हॉर्स बोला जाता है इसको अंग्रेजी में। और देखिए फ्रेंड्स, समुद्री घोड़ा का अगर वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जाएगा तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। समुद्री घोड़ा का वैज्ञानिक नाम होता है हिप्पोकैम्पस इरेक्टस, ठीक है ना। हिप्पोकैम्पस इरेक्टस इसका वैज्ञानिक नाम होता है। तो ये भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला यानी कि 3 कक्षीय हृदय होता है। देखिए फ्रेंड्स, ज्ञान बिंदु का एक अलग दूसरा टेस्ट भी हमने आज शुरू किया है। टेस्ट 1 है वो, इससे अलग टेस्ट है वो, जाकर के देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं तो 3 कक्षीय हृदय उभयचर और सरीसृपों में पाया जाता है। और सरीसृप में अगर मगरमच्छ को छोड़ दे तो मगरमच्छ में 4 कक्ष का हृदय पाया जाता है। तो मेनली जो है उभयचर और सरीसृप में 3 कक्ष का हृदय होता है। यहाँ पर पूछा गया है कि 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है, तो फ्रेंड्स ये मेंढक में होता है, ठीक है ना। बंदर में 4 कक्ष वाला होता है और मछली में 2 कक्ष वाला होता है। तो इसे भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, पादप कोशिका की बात करते हैं तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है ना। और साथ ही साथ देखिए, पादप कोशिका में रिक्तिका भी पाई जाती है, जिसको कि वैक्यूल बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट भी पादप कोशिका में पाया जाता है, जो कि ये सब जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, हरे पौधे में क्लोरोफिल के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है। हरे पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए जो है कौन सा तत्व अनिवार्य है, तो फ्रेंड्स ये मैग्नीशियम अनिवार्य है। ठीक है ना, मैग्नीशियम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल एक हरा वर्णक होता है जो पौधों को प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाने में मदद करता है, और इसके निर्माण में यानी कि क्लोरोफिल के निर्माण में मैग्नीशियम एक आवश्यक घटक है। चलिए देखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके ग्लूकोज बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाते हैं, और ऑक्सीजन क्या है, एक उप उत्पाद के रूप में मुक्त होता है, बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन मुक्त होता है। ठीक है ना, तो ये आपका ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। चलिए देखिएगा कि ऑक्सीजनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑक्सीजनोमीटर का, तो देखिए ऑक्सीजनोमीटर का प्रयोग जो है पौधे की वृद्धि को मापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा पौधे की वृद्धि दर मापने के लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधे वृद्धि हार्मोन यानी कि प्लांट हार्मोन है। इसमें से पूछा गया है कौन सा मतलब पौधे का जो है प्लांट हार्मोन है इसमें से। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स, इंसुलिन नहीं है, एस्ट्रोजन भी नहीं है, थायरॉक्सिन भी नहीं है, बच गया साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन ये प्लांट हार्मोन होता है। अच्छा, और भी प्लांट हार्मोन है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा ऑक्सिन। ऑक्सिन भी एक तरह का प्लांट हार्मोन होता है। ठीक है ना, ऑक्सिन है। उसके बाद जिब्रेलिन भी आपने पढ़ा होगा, जिब्रेलिन भी एक जो है पादप हार्मोन है यानी कि प्लांट हार्मोन है। उसके बाद साइटोकाइनिन हो गया। ठीक है ना, उसके बाद एब्सिसिक अम्ल, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये सब नाम याद रखिएगा आप। एब्सिसिक अम्ल, ठीक है ना, ये भी प्लांट हार्मोन है, एब्सिसिक अम्ल। उसके बाद देखिएगा एक एथिलीन है। ठीक है ना, एथिलीन जो होता है ना, ये भी प्लांट हार्मोन है, और ये फलों के पकाने में सहायक होता है, फलों के पकाने में। और एक है आपका फ्लोरोजेंस, नाम याद रखिएगा, जगह कम है यहाँ पर लिख नहीं पाऊँगा। फ्लोरोजेंस जो है ये भी प्लांट हार्मोन है, और फ्लोरोजेंस फूलों के खिलाने में सहायक होता है। ये फल पकाने में सहायक होता है, और फ्लोरोजेंस फूलों के खिलाने में सहायक होता है। ठीक है, चलिए लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है। लंबे समय तक चलने वाली कसरत जो होती है उसका मुख्य ईंधन जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट होता है। ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। आपको पता है कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है, विशेष रूप से लंबी अवधि की गतिविधियों के लिए। ठीक है, तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए सूची 1 का मिलान करना है सूची 2 से, और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का यहाँ पर आप देख सकते हैं चयन करना है। ठीक है ना, अब देखिए एक तरफ विटामिन दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनका रासायनिक नाम दिया गया है, तो आप आसानी से बता सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, अगर बात करते हैं विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। आप देखिए थायमिन कहाँ पर दिया गया है, थोड़ा सा दिक्कत होता है इस तरह जब 2 पेज में आता है, तो यहाँ पर देखिए थायमिन दिया गया है यानी कि 4। ठीक है ना, उसके बाद देखिएगा विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है, बता दीजिए। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए यहाँ पर आप देखेंगे तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, अब देखिए यहाँ पर आपका ये आपका हो जाएगा कौन सा, अभी मैंने बताया था B1 का थायमिन है। ठीक है ना, और B2 का है राइबोफ्लेविन। ठीक है, अब 2 हो गया, यहाँ पर 2 है। B6 का रासायनिक नाम क्या होगा, B6 का हो जाएगा आपका पायरिडॉक्सिन। ठीक है, और B12 का हो जाएगा साइनोकोबालामिन, जो कि यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग आसानी से अब इसको यहाँ पर आप लोग मिला सकते हैं। ठीक है ना, तो मिला लीजिएगा यहाँ पर। चलिए उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला क्या है। भारी जल का, तो भारी जल का होता है D2O। ठीक है ना, क्या होता है, D2O होता है। और D2O को क्या कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम क्या है, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। क्या नाम है इसका, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। याद रखिएगा क्या नाम है इसका, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। ठीक है ना, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क इसमें से,
तो फ्रेंड्स एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क इसमें से बॉक्साइट है। यहाँ पर देखिए कैलामाइन जो है ये किसका अयस्क है, तो कैलामाइन जो है ये जिंक का अयस्क है, ठीक है। उसके बाद देखिए कैल्साइट जो है ये किसका अयस्क है, तो कैल्साइट कैल्शियम का अयस्क है। और गैलेना जो है ना ये सीसा का अयस्क है, पीबी का, ठीक है ना। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए फिर से मिलान करना है। अब देखिए ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होगा, फटाफट बता दीजिए ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम जो होता है ना वो आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहा जाता है। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड दोनों याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ब्लीचिंग पाउडर का हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, और प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 इंटू हाफ H2O, इसलिए इसको कहा जाता है हेमीहाइड्रेट, ठीक है ना, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला ज़रूर याद रखिएगा। तो अब मिला लीजिएगा तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा, ठीक है ना। चलिए परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था फ्रेंड्स, तो देखिए न्यूट्रॉन की खोज जो है ना ये जेम्स चैडविक ने किया था। किसने किया था, जेम्स चैडविक ने किया था। तो यहाँ पर आप चैडविक देख सकते हैं, ठीक है ना, चैडविक बना लीजिएगा, जेम्स चैडविक ने किया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्योंकि सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, ये आपको पता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बट यहाँ पर दो में देख सकते हैं आप प्रकीर्णन दिया गया है, तो आपको पता है कि लाल तरंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसीलिए इसका प्रकीर्णन जो होगा वो आपका कम होगा। तो लाल रंग अन्य रंगों की अपेक्षा कम प्रकीर्णित होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ अगला प्रश्न देखिएगा फ्रेंड्स, कि आकाश नीला पड़ता है, दिखाई पड़ता है क्योंकि, बताइए आकाश नीला दिखाई पड़ता है, इसका कारण क्या है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन, इसमें से ऑप्शन में बात करें तो सबसे अधिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन के बाद 18 नंबर है कि प्रकाश, देखिए प्रकाश में पूछा गया, प्रकाश का ही चैप्टर है, कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। अच्छा पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, और आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है, ठीक है ना। क्या होता है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है और आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज़्यादा होता है, तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और इसमें देखिए हीरे से कांच में, यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लेंस की क्षमता मापी जाती है, पावर ऑफ लेंस। तो फ्रेंड्स देखिए पावर ऑफ लेंस इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है, ये फोकस दूरी होता है। और हमेशा आपको याद रखना है जब भी आप पावर ऑफ लेंस निकालेंगे तो ये आपको फोकस दूरी हमेशा मीटर में रखना है, ठीक है ना, मीटर में आप रखिएगा, कुछ भी दिया हो उसमें मीटर में चेंज कर लीजिएगा। और ये होता है डायोप्टर में, इसको हम लोग डायोप्टर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और देखिए उत्तल लेंस का जो आपका पावर होता है वो फोकस, इसमें लेंस की शक्ति में ये फोकस दूरी पॉजिटिव होगा और अवतल में नेगेटिव होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि फ्यूज का सिद्धांत है, फ्यूज का सिद्धांत। तो देखिए फ्यूज जो है ना ये विद्युत धारा के जो तापीय प्रभाव है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसी के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं विद्युत का उष्मीय प्रभाव, ठीक है ना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फ्यूज इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। अच्छा देखिएगा पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है, पराश्रव्य का मतलब होता है अल्ट्रासोनिक, ठीक है ना। और देखिए आपको पता है कि 20 हर्ट्ज से लेकर के, कई दफ़ा मैंने बताया 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, या फिर इसको 20,000 हर्ट्ज को 20 किलो हर्ट्ज भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज की जो ध्वनि तरंग है ये आपकी कान सुन सकती है हमारी, इसको हम लोग श्रव्य तरंग बोलते हैं, इसको हम लोग श्रव्य तरंग बोलते हैं, यानी कि ऑडिबल बोलते हैं इसको। 20 हर्ट्ज से जो कम होता है उसको हमारी कान नहीं सुन सकती, इसको हम लोग अवश्रव्य बोलते हैं, ठीक है। और 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक होता है इसी को हम लोग पराश्रव्य बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होती है, बताइए। आग बुझाने वाले संयंत्र में
कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होती है? सब लोग बताइए। देखिए अग्निशमन जो यंत्र है ना, उसमें CO2 एक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है और यह आमतौर पर सोडियम बाइकार्बोनेट और एक अम्ल जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड की प्रतिक्रिया से उत्पन्न होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिए मिलान करना है। अब देखिए इसमें से लैक्टिक एसिड, तो आपको पता है लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है, एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है, सिट्रिक एसिड खट्टे फल वगैरह में, नींबू संतरा में पाया जाता है, और ब्यूटेरिक अम्ल जो है ना, ये जो सड़े हुए जो दुर्गंध युक्त मक्खन होते हैं उनमें पाया जाता है ब्यूटेरिक एसिड। तो इसको अब आप मिला लीजिएगा, लैक्टिक एसिड दूध में, ठीक है ना, एसिटिक एसिड सिरका में, सिट्रिक एसिड नींबू में, और ब्यूटेरिक एसिड आपका दुर्गंध युक्त मक्खन में। 3 4 1 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सही ये नहीं होगा, 3 4 1 2, इसीलिए तो मैं यहाँ टिक नहीं लगा रहा हूँ, आप लोग मिला करके टिक लगाइएगा। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर से मिलान करना है। और देखिए फ्रेंड्स ये प्रश्न जो है ना ऑलरेडी हो चुका था, किसी सेट में ये दिया हुआ है, मैंने आपको करवाया है, मुझे पूरी तरह से याद है। ठीक है ना, तो इसको अब आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए फ्रेंड्स कि CNG जो है ना, इसमें जो है प्रमुख घटक क्या होगा, मीथेन और एथेन हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा। LPG में होता है आपका ब्यूटेन और प्रोपेन, तो ये 2 हो जाएगा। कोल गैस में होता है हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन, तो ये 4 हो जाएगा। और वाटर गैस यानी कि इसको जल गैस कहा जाता है, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, यहाँ पर कार्बन और मोनोऑक्साइड इधर दे दिया गया है, तो मिला लीजिएगा, हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड ये कोल गैस में होगा। ठीक है ना, और वाटर गैस होगा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक है ना, तो 3 2 4 और 1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे आप? गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे आप, बताइएगा फ्रेंड्स। तो देखिए गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन का उपयोग करेंगे ऑब्वियसली, यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित राज्यों में से 2 भाइयों हरिहर और बुक्का ने किसकी स्थापना किया था? हरिहर और जो बुक्का थे, ये 2 भाई थे, इन्होंने किसकी स्थापना किया था, बताइए। तो देखिए हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने जो है ना विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। इन्होंने 1336 ईस्वी में, याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो थी ये हम्पी थी, और विजयनगर की जो राजभाषा थी ये तेलुगु थी। ठीक है ना, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और विजयनगर साम्राज्य पर टोटल 4 राजवंशों ने शासन किया था। कौन कौन सा? तो एक संगम वंश हो गया, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, ये पूछा भी जाता है कितने राजवंशों ने शासन किया था, तो 4 संगम, उसके बाद सालुब राजवंश, ठीक है, उसके बाद तुलुब राजवंश, उसके बाद अराविडु राजवंश, अराविडु। ठीक है ना, तो ये 4 राजवंशों ने विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया? किस संत ने? तो फ्रेंड्स देखिए अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था शंकराचार्य ने। ठीक है ना, शंकराचार्य ने। अच्छा, द्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? द्वैतवाद का प्रतिपादन, तो द्वैतवाद का प्रतिपादन जो है ना ये किया था माधवाचार्य ने। किसने किया था? माधवाचार्य ने किया था। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, द्वैतवाद माधवाचार्य और अद्वैतवाद पूछेगा तो शंकराचार्य। देखिए निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? कलकत्ता नगर की स्थापना जो है ये जॉब चार्नॉक ने किया था। याद रखिएगा कलकत्ता का संस्थापक कौन था? तो जॉब चार्नॉक था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देखिए मिलान करना। अब देखिए इसमें इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो देखिए इलाहाबाद की जो संधि है ना ये 12 अगस्त 1765 को हुई थी। इस संधि पर रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हस्ताक्षर हुए थे, जिसके बाद बक्सर की लड़ाई समाप्त भी हो गई थी। तो ये आपका हो जाएगा 1765, यानी कि ए का 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए मंगलौर की संधि, मंगलौर की संधि कब हुई थी? तो आपको याद रखना है मंगलौर की संधि कब हुई थी फ्रेंड्स? मंगलौर की संधि हुई थी आपका, जल्दी से बता दीजिए, मंगलौर की संधि कब हुई थी? तो मंगलौर की संधि हुई थी आपका 1784 में। ठीक है ना, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। साल भाई की संधि कब हुई थी? तो साल भाई की संधि 1782 में हुई थी। साल भाई की संधि 1782 में हुई थी, और इसके तहत प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का समापन हुआ था। ठीक है ना, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा मद्रास की संधि, तो मद्रास की संधि अब कब हुई थी? अब यहाँ पर देखिए 1769 में। ठीक है ना, ये मद्रास की संधि हुई थी। तो इसको अब आप लोग मिला लीजिएगा बखूबी, यानी कि आपका हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर देखिए ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 यहाँ पर भी है, ए का 4 यहाँ पर भी है। फिर बी का देखिए, बी का 2 यहाँ पर भी है, बी का 2 यहाँ पर भी है। फिर देखिए साल भाई की संधि मैंने बताया था कि 1782 में,
तो पहला कहाँ पर दिया गया, ये वाला कैंसिल हो जाएगा और ये वाला अब राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा एकदम सही रूप से सुमेलित है, सुमेलित कौन से हैं ये आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में शुरू हुआ था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त थॉमस मुनरो इसने शुरुआत किया था, और महलवाड़ी बंदोबस्त हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये तीनों के तीनों सुमेलित हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 3, ठीक है। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो देखिए, मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, कुका विद्रोह पंजाब में, सही दिया गया दोनों। कोली विद्रोह गुजरात में, चुआर विद्रोह जो है ये मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था, चुआर विद्रोह ये पश्चिम बंगाल में हुआ था, ठीक है ना। तो कौन सा सुमेलित नहीं, तो ऑप्शन डी। चलिए उसके बाद देखिए, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था। सत्यशोधक समाज की स्थापना मैंने बताया है कई बार, किसने किया था, तो ज्योतिबा फुले ने किया था, ठीक है ना, आपको याद रखना है। गुलामगिरी इनकी पुस्तक का नाम है, ज्योतिबा फुले का, मराठी भाषा में लिखी गई है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि समाचार पत्र दिया गया है और उससे संबंधित जो है संपादक का नाम है, ये गलत यहाँ पर राजधानी नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखिए, समाचार दर्पण जो है ना, इसका संपादन किसने किया था, तो इसका संपादन किया था जॉन क्लार्क मार्समैन ने, जॉन क्लार्क यानी कि जेसी मार्समैन ने, जॉन क्लार्क मार्समैन ने, ठीक है। मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय का। तो 1 मिनट 4-1 केसरी जो है ये आपको पता है बाल गंगाधर तिलक का है, 4-1-2, और यंग इंडिया महात्मा गांधी का 4-1-2-3, 4-1-2-3 ऑप्शन डी में आप देख रहे हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर के रहूँगा। ये कथन किसका है, तो फ्रेंड्स याद रखना आपको, बाल गंगाधर तिलक जी का है। और इन्होंने जो 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरम मजूमदार ने किया था, इसी अधिवेशन में जो है इन्होंने यह नारा दिया था, ठीक है ना। और देखिए, लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ था कि नरम दल और गरम दल में एकता हुआ था और मुस्लिम लीग से एक समझौता हुआ था। इसी अधिवेशन में जो है राजकुमार शुक्ल जी गांधी जी से मिले थे और उनको चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। चलिए देखिए, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, यानी कि आपको बढ़ते हुए क्रम में, मतलब सबसे पहले फिर उसके बाद इस तरह से, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपका इसमें से क्या हो जाएगा, देखिए खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में हुआ था और अहमदाबाद सत्याग्रह भी 1918 में हुआ था। रौलट सत्याग्रह आपको पता है 1919 में हुआ था, तो ये तो अलग हो गया। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। तो यहाँ से तो आप पकड़ सकते हैं कि चौथा पहले हुआ था, बट यहाँ पर देखिए चौथा 4 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, इसमें से अगर हम बात करते हैं तो खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था ना, खेड़ा सत्याग्रह आपको ध्यान रखना है, ये 22 मार्च 1918 को हुआ था, 22 मार्च के दिन। और ये वाला जो है आपका अहमदाबाद सत्याग्रह, ये 15 मार्च के दिन। तो अहमदाबाद सत्याग्रह पहले हुआ था, ठीक है ना। अगर डेट भी नहीं याद है तो आपको याद रखना अहमदाबाद सत्याग्रह पहले हुआ था। तो सबसे पहले तो चौथा हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह, फिर आपका दूसरा हो जाएगा, फिर आपका पहला हो जाएगा, चौथा, दूसरा, पहला और फिर तीसरा। तो ऑप्शन सी होना चाहिए। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिए अनुत्तरित प्रश्न भी दिया गया है। अब देखते हैं आंसर क्या आता है। आंसर की में किस अधिवेशन ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना किया था, किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना किया था। तो फ्रेंड्स ये किया था 1919 का भारत सरकार अधिनियम, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। अच्छा 1909 वाला को क्या बोलते हैं, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा 37 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित कूट का उपयोग करते हुए निम्न आंदोलन तिथि को क्रमानुसार स्थान पर रखिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं असहयोग आंदोलन की, 1920 में स्टार्ट हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था आपका 1930 में, और भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। तो अब इसमें कोई डाउट है क्या, सबसे पहले आपका हो जाएगा खिलाफत आंदोलन, दूसरा, उसके बाद आपका हो जाएगा असहयोग आंदोलन, तीसरा, उसके बाद आपका हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन पहला, और चौथा हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन लास्ट में, ठीक है। देखिए निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन, यहाँ 100 हटा लीजिए, गलती से हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर के भूमिगत गतिविधियों को संचालित किया था। अच्छा भारत छोड़ो आंदोलन के समय में जो है ना, आपको याद रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहाँ रखा गया था, तो बांकीपुर जेल में रखा गया था। और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था। हजारीबाग, जयप्रकाश नारायण ही इसका आंसर होगा, थोड़ा सा सुन लीजिए। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था।
तो इन्होंने 9 नवंबर 1942 को जेल फांद करके ये भागे थे, और 9 नवंबर दिवाली का दिन था उस दिन। तो पूछा भी जाता है कि किस त्यौहार के दिन भागे थे ये जेल से, तो दिवाली के दिन। ठीक है, और जयप्रकाश नारायण इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए हाथी गुम्फा अभिलेख जो है ये किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है। तो कई दफ़ा हमने इसी सेट में, इसी टेस्ट में, बिहार पुलिस के लिए ज्ञान बिंदु का जो फुल लेंथ टेस्ट है इसी में हमने कवर किया हुआ। हाथी गुम्फा खारवेल से संबंधित है। ठीक है, देखिए हड़प्पा संस्कृति है और वो किस नदी की किनारे अवस्थित है। तो हड़प्पा जो है ना ये आपको पता है रावी नदी के तट पर है। ठीक है, कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर है, लोथल भोगवा नदी के तट पर है, और रोपड़ जो है ये सतलज नदी के तट पर है। तो 3 2 1 4, ठीक है ना, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होता है। तो देखिए वैदिक नदी जो है ना कुभा, कुभा ध्यान रखिएगा, ये काबुल नदी को कहा जाता है। इसे कुभा या काबुल नदी कहा जाता है, काबुल नदी। ठीक है ना, तो आपको याद रखना कुभा या काबुल, ये अफगानिस्तान में है ना, काबुल। चलिए ये अफगानिस्तान में है और ये नदी पूर्वी अफगानिस्तान की मुख्य नदी है। ठीक है, उसके बाद देखिए मिलान करना है। एक तरफ देखिए वेद दिए गए, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये 4 वेद है ना, सबसे पुराना ऋग्वेद है। और एक तरफ उनके ब्राह्मण ग्रंथ का नाम दिया गया, एक तरफ क्या दिया गया है, उनके ब्राह्मण ग्रंथ का नाम दिया गया है। ठीक है ना, तो इसमें से आपको याद होगा कि इसमें से आपको ध्यान रखना है कि जो ऋग्वेद है ना इसका ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय है। ठीक है, सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है ना, सामवेद का आपका है पंचवीस। ठीक है ना, सामवेद का पंचवीस है। अथर्ववेद का जो है ना, अथर्ववेद का क्या है, तो गोपथ है, और यजुर्वेद का जो है ये आपका शतपथ है। तो 3 4 1 और 2, देखिए ऑप्शन नंबर 3 4 1 2। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। चलिए फिर से मिलान करना है। तीर्थंकर जैन तीर्थंकर हैं और दूसरी तरफ उनका जो लक्षण है, चिन्ह है, वो दिया गया है। तो आपको पता है आदिनाथ ये कहा जाता है ऋषभ देव को, और ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर और जैन धर्म के संस्थापक हैं, और इनका प्रतीक चिन्ह वृषभ है, यानी कि सांड है या बैल कहिए या वृषभ कहिए। ठीक है ना, तो पहला हो जाएगा। अच्छा मल्लीनाथ जो है ना, मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह जो है ना ये आपका क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स ये जल कलश हो जाएगा। और मल्लीनाथ जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर हैं। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं और उनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। तो यहाँ पर देखिए 1 4 और 3 हो गया। और संभवनाथ जैन धर्म के 3रे तीर्थंकर हैं और इनका प्रतीक चिन्ह अश्व है। तो 1 4 3 2। ठीक है, और जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। मैंने बताया था कि 23वें पार्श्वनाथ हैं और 24वें वर्तमान महावीर हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला पहला व्यक्ति पूछा गया, सॉरी अंतिम व्यक्ति पूछा गया। अंतिम व्यक्ति जो है ना ये आपका सुबुद्ध था। कौन था, सुबुद्ध था। अच्छा गौतम बुद्ध के द्वारा अगर बात करें तो बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी जिनको शामिल किया गया था, मतलब बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला, तो ये आपकी कौन थी, याद होगा प्रजापति गौतमी थी। बट ये वाला इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको पहली बार मिला हो बहुत लोगों को, इसको ध्यान रखना आपको। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ये सब आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए राजगृह का राजकीय चिकित्सक जीवक, ठीक है ना, जीवक कहाँ का निवासी था, ये बिंबिसार का राजवैद्य था। और पिछले बार पूछा भी गया था कि बिंबिसार का राजवैद्य जीवक कहाँ का निवासी था, तो राजगृह का। वही चीज़ दिया गया है कि राजगृह का राजकीय चिकित्सक जीवक, जिसे गणिका के पुत्र के रूप में जाना जाता है, उसका नाम क्या है, उस गणिका का नाम पूछा गया है। तो ये किसका पुत्र था, ये सलावती का पुत्र था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में, बताइएगा कौन सी खरोष्टी लिपि में है। तो अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि में लिखा हुआ है, आपको पता है। अशोक के अभिलेख में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर खरोष्टी में जो है नहीं, ये शाहबाजगढ़ी का अभिलेख है, ठीक है। अच्छा शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया था। तो आपको याद होगा फ्रेंड्स, शुंग वंश जो था ना, जिसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था। और पुष्यमित्र शुंग जो था ये मौर्य वंश के आखिरी शासक बृहदर्थ की हत्या करके मगध पर शुंग वंश की स्थापना किया था, ठीक है ना। तो शुंग वंश का पहला शासक जो था ये पुष्यमित्र शुंग था। और शुंग वंश का जो अंतिम शासक था ना, वो कौन था, तो शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। देवभूति,
अंतिम शासक था। और देवभूति जो था ना, इसकी हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने कर दिया। किसने? वासुदेव ने कर दिया। और मगध पर कण्व वंश की स्थापना किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। शुंग वंश के बाद कण्व वंश ने शासन किया था। राज्य के राज्यपाल को किससे नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है? राज्य के राज्यपाल को किसको नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है? तो बिल्कुल राज्य का जो महाधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल, इसकी नियुक्ति कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। और राज्य लोक सेवा के आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिएगा कि राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? राज्य का प्रथम विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है, इसको एडवोकेट जनरल बोला जाता है। और आर्टिकल आपको याद होगा 165 के अनुसार जो है प्रत्येक राज्य के राज्यपाल को एक महाधिवक्ता नियुक्त करने का अधिकार है, ठीक है ना। और केंद्र में जो है विधि अधिकारी कौन होता है? प्रथम अटर्नी जनरल होता है, ठीक है ना। महान्याय जो है कहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, अटर्नी जनरल को हिंदी में महान्यायवादी। देखिए अगला प्रश्न है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें हैं आरक्षित? तो बिहार विधानसभा में टोटल कितना सीट है? 243। 243 में से 38 सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए है और 2 सीट जो है ना अनुसूचित जनजाति के लिए है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। और प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा कि बिहार विधानसभा में कितनी सीटें जो है आरक्षित हैं, तब क्या आप कहिएगा? तो 38 जो है आरक्षित हो गया अनुसूचित जाति के लिए और 2 हो गया जनजाति के लिए। टोटल कितनी सीट आरक्षित हो गया? 40 सीट। और कितना अनारक्षित सीट है? तो 203, याद रखिएगा। चलो उसके बाद देखिए बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था, ये याद रखिएगा 1968 में, ठीक है ना। और उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे और उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, ये पूछा जाता है। बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? तो 8 बार। पहली बार 1968 में लागू हुआ था और उस समय राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे और उस समय मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे, ठीक है ना। चलो उसके बाद देखिएगा कि बिहार में स्थित अभयारण्य दिया गया है और वे कहाँ पर हैं, मिलान करना है। संजय गांधी जैविक उद्यान, यहाँ की जैविक बना सकते हैं, तो ये पटना में है, पटना जू है ये, ठीक है ना। तो 5वां हो जाएगा, मिला ही देता हूँ, ठीक है। अच्छा वाल्मीकि नगर अभयारण्य, ये आपका पश्चिम चंपारण में पड़ेगा, कैमूर पड़ेगा आपका रोहतास में, गौतम बुद्ध अभयारण्य आपका बोधगया में और राजगीर अभयारण्य आपका नालंदा में। तो अब मिला सकते हैं ना, आप मिला लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूची 1 को फिर से मिलान करना है सूची 2 से। एक तरफ जो है आपका यहाँ पर देखिए कांवर झील या पक्षी अभयारण्य जो भी कहिए, जो भी है, और उनका स्थान है। तो कांवर झील बेगूसराय में है, ठीक है ना। और बिहार का पहला रामसर स्थल आपको पता है ना। अब बिहार में 3 रामसर स्थल हो गए, एक कांवर लेक हो गया, एक नागी हो गया और एक नकटी हो गया। यहाँ मैं लिख देता हूँ 3 रामसर स्थल, कांवर, नागी और नकटी। नागी नकटी दोनों ये जमुई में है और कांवर जो है ये बेगूसराय में है। तो कांवर बेगूसराय, कुशेश्वर दरभंगा, गोगाबिल पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? कटिहार में है और नकटी जो है ये जमुई में है, ठीक है। तो 4 हो जाएगा, कुशेश्वर दरभंगा 2 हो जाएगा, गोगाबिल जो है कटिहार 1 हो जाएगा और नकटी जमुई 3 हो जाएगा। 4 2 1 3 ऑप्शन सी में है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में खनिज है उसका मिलान करना है। चलिए अब यहाँ पर आपको मिलान करना है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले देखिए चूना पत्थर रोहतास हो जाएगा, ठीक है ना। 1 मिनट देख सकते हैं, पहले आपका एक ही ऑप्शन दिया गया है, देख सकते हैं चूना पत्थर रोहतास पहला ऑप्शन में ही 1 दिया गया है। तो 1 3 2 4, 1 3 2 4 मतलब होना चाहिए 1 3 2 4, तभी तो मिलान सही होगा। 1 3 यानी कि मैग्नेटाइट जमुई में, ठीक है ना। 1 3 2 4 चीनी मिट्टी, आपका चीनी मिट्टी हो जाएगा तो बांका मतलब इसका अनुसार, और बॉक्साइट आपका हो जाएगा मुंगेर में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितना है? अच्छा टोटल साक्षरता दर बिहार में 61.8% है। इसमें महिला साक्षरता दर बड़ा इंपॉर्टेंट है, 51.5% महिला साक्षरता दर, और पुरुष साक्षरता दर 71.2% है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा। चलिए उसका सबसे ज़्यादा साक्षर जिला रोहतास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 23 अप्रैल 1857 को बाबू कुंवर सिंह को किसके साथ मुठभेड़ में गोली लगी थी? ये डेट और सन याद रखना है। 1857 की क्रांति का नेतृत्व हमारे यहाँ बिहार में बाबू कुंवर सिंह जी ने किया था। उन्होंने कहा था कि मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, ये स्टेटमेंट उन्हीं का है। और ये आपका कैप्टन ली ग्रांट के साथ युद्ध करते हुए मतलब मुठभेड़ में गोली लगी थी इनको 23 अप्रैल 1857 को। बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी? अच्छा ये बिहार राज्य स्थापित हुआ था 22 मार्च के दिन 1912 में, बट घोषणा इसका जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, जॉर्ज पंचम भारत आए थे, ठीक है ना, 1912 में,
ठीक है ना, 1911 में, ठीक है, जब बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ले जाने का घोषणा किया गया था, उसी समय 12 दिसंबर 1911 को इसकी घोषणा हुई थी। बट ये बना था कब, तो आपको याद होगा ये बना था 1912 में, ठीक है ना। मजरूल हक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या है, तो मजरूल हक के द्वारा इन्होंने सदाकत आश्रम की स्थापना भी किया था। ये समाचार पत्र है द मदरलैंड का, ठीक है ना, सदाकत आश्रम से इन्होंने ये समाचार पत्र निकाला था। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह किसका है, टाइटन, टाइटन जो है ना ये किसका उपग्रह है सबसे बड़ा, तो फ्रेंड्स याद रखना ये शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, ठीक है ना। चंद्रग्रहण कब होता है, चंद्रग्रहण जो होता है ये तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होता है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होता है। और ये आमतौर पर होता है किस दिन, तो फ्रेंड्स ये आमतौर पर ये होता है किस दिन, तो आपको याद रखना है पूर्णिमा के दिन, ठीक है ना, ये आमतौर पर होता है पूर्णिमा के दिन, ठीक है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि वायुमंडल की कौन सी परत दूर संचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है, वायुमंडल की कौन सी परत दूर संचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है, तो फ्रेंड्स ये आपका आयन मंडल है, आयन मंडल, ठीक है ना, याद रखिएगा आयन मंडल है, इंपॉर्टेंट है। जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं जैसे कि बारिश, गर्जन, बिजली चमकना, ये सब क्षोभ मंडल में होती है। अच्छा, वायुयान उड़ाने के लिए जो विमान वगैरह हैं उड़ाने के लिए सबसे जो आदर्श दशा पाई जाती है ये समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। चलिए, बैरोमीटर में पारे की तल की अचानक गिरावट सूचक है, बैरोमीटर के पारे के तल की अचानक गिरावट जो है ये तूफान आने का एक सूचक होता है, ये तूफान आने का एक संदेश होता है। तो यहाँ पर आपका तूफान राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर आपको जो है पूछा गया है कि निम्न युग्म से विचार करिए और कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइए। एक तरफ स्थानीय वायु का नाम दिया गया, दूसरी तरफ संबंधित देश दिए गए हैं, बताइए तो कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सिरक्को जो है ना ये इटली का है, फ्रांस का नहीं है, तो यहाँ पर इटली हो जाएगा, ठीक है ना। बोरा जो है इटली का सही है, विलिजार्ड जो है ये कनाडा का सही है, ठीक है ना। तो पूछा गया कौन सा इसमें से जो है सही सुमेलित नहीं है, तो केवल एक, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच बहती है, कौन सी नदी जो है इसमें से सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच बहती है, तो यह नदी कौन सी है, तो फ्रेंड्स ये नदी नर्मदा नदी है, ठीक है ना। यहाँ पर नर्मदा राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए नीचे 4 नदी दिया गया है, लंबाई के दृष्टिकोण से इन नदियों को घटते हुए क्रम में, यानी कि सबसे लंबी से आरंभ करना है और सबसे छोटी पर जाना है, तो सबसे लंबी इसमें से गोदावरी हो जाएगा, यानी कि 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो पहला ही यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं गोदावरी, गोदावरी के बाद कृष्णा होगा, तो देखिए 2 कृष्णा दिया गया है, कृष्णा के बाद नर्मदा होगा, तो देखिए 4 दिया गया, फिर महानदी होगा, तो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से मिलान करना है। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया आपका उद्गम स्थल नदी का और नदी, यहाँ पर देखिए उल्टा दे दिया गया, इधर उद्गम स्थल है इधर नदी होना चाहिए, तो यमुना का यमुनोत्री होता है 4, कृष्णा का कहाँ होगा, कृष्णा का महाबलेश्वर होगा 3, गोदावरी का नासिक होगा 2 और महानदी का सिहावा होगा 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1 ऑप्शन ए में है। देखिए फिर से मिलान करना है, एक तरफ क्रांति दिया गया और उससे संबंधित है, तो गोल्डन क्रांति का संबंध किससे है, बागवानी और शहद से है गोल्डन क्रांति का। ग्रे क्रांति का तो उर्वरक से हो जाएगा, पीली क्रांति का, ग्रे क्रांति का उर्वरक से हो जाएगा, 1 मिनट रुक जाइए, पीली क्रांति का तो ये आपका हो जाएगा तिलहन उत्पादन से, और काली क्रांति का संबंध जो है ये पेट्रोलियम उत्पादन से हो जाएगा। तो 2 4, 1 मिनट रुक जाइए, 2 फिर आ गया 4 1 और 3, ठीक है, इसको मिला लीजिएगा अब आप लोग। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि राजस्थान में स्थित खेतड़ी खादान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो राजस्थान में जो खेतड़ी बेल्ट है ना ये आपका तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। खेतड़ी किसके लिए फेमस है, तांबा उत्पादन के लिए। फिर से देखिए यहाँ पर मिलान करना, एक तरफ दिवस दिए गए हैं और किस तारीख को मनाए जाते हैं, तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी के दिन, वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी के दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई के दिन, विश्व जल दिवस 22 मार्च के दिन, और इसी दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस तो अब आप 22 अप्रैल के दिन कर लीजिए, ठीक है ना, 3 1 4 2। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 24 अप्रैल के दिन।
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जो है फ्रेंड्स ये न्यूयॉर्क में पड़ता है, इसको ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। चलिए, भारत का पहला ग्रीन डाटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का पहला ग्रीन डाटा सेंटर जो है ये उत्तर प्रदेश के आपका गाजियाबाद में स्थापित किया जा रहा है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश और गाजियाबाद दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, हाइपरसोनिक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल SLBM किस संगठन के द्वारा विकसित की गई है? तो फ्रेंड्स देखिए, SLBM जो है ना इसको विकसित किया है DRDO ने, ठीक है। चलिए, सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक 2025 में भारत का रैंक क्या है? SDG सूचकांक में भारत का रैंक पूछा गया है। तो इसमें भारत का रैंक जो है ना ये आपका 99वां है और प्रथम स्थान पर इसमें फिनलैंड है, ठीक है ना। फिनलैंड हो जाएगा इसमें से प्रथम स्थान पर। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर की अम्बुबाची उत्सव प्रतिवर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? तो अम्बुबाची मेला का आयोजन आपको पता है असम में किया जाता है, कामाख्या माता के मंदिर में, गुवाहाटी में। तो यहाँ पर असम याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि भाषिनी जो है, भाषिनी ये किस मंत्रालय द्वारा विकसित एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित भाषा अनुवाद मंच है? भाषिनी। तो भाषिनी जो है ना फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का है, ठीक है। चलिए, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस शहर में होगा? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। नई दिल्ली यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? काली टाइगर रिजर्व तो काली कर्नाटक में है, ठीक है ना। क से कर्नाटक और क से काली, इस तरह से रिलेट करके याद रखिएगा। हाल ही में देखिए किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा बिहाली ऑपरेशन शुरू किया गया है? बिहाली ऑपरेशन। तो देखिए, बिहाली ऑपरेशन दरअसल जो है भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में बसंतगढ़ इलाके में ये शुरू किया गया और यह ऑपरेशन भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है, जिसमें आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। तो यहाँ पर कहाँ पर होगा? उधमपुर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हाल ही में किस स्थान पर 76वां नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन नीदरलैंड के द हेग में किया गया, नीदरलैंड के द हेग में, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय यहीं पर है। चलिए, उसके बाद देखिए हाल ही में किसने DS वीरैया के द्वारा लिखित पुस्तक अंबेडकर के संदेश लॉन्च किया है? ठीक है ना, अंबेडकर का संदेश। तो आपको याद रखना है ये अंबेडकर का संदेश पुस्तक जो है ये लिखा है DS वीरैया ने और इसको लॉन्च किया है उपराष्ट्रपति ने, जगदीप धनखड़ ने। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने जो है किस दिन को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया है? तो देखिए, ये जो नया मोहम्मद यूनिस की सरकार है ना बांग्लादेश में, इन्होंने 8 अगस्त को जो है ये घोषणा किया है, ठीक है ना। तो 8 अगस्त यहाँ पर आंसर हो जाएगा। हाल ही में देखिए पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप कहाँ आयोजित किया गया था? तो देखिए, हाल ही में पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप का आयोजन तमिलनाडु में हुआ था, तमिलनाडु के चेन्नई में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहाँ अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहाँ अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स इन्होंने आगरा में दिया है, आगरा हो जाएगा। हाल ही में किसे नया रॉ का चीफ बनाया गया? रॉ का प्रमुख किसे बनाया गया है? तो फ्रेंड्स ये पराग जैन को बनाया गया हाल ही में, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स अधूरा लग रहा है, इसमें से वर्ड तो दिया ही नहीं गया जिसका सिनोनिम हमें बताना है, वर्ड तो इसमें है ही नहीं। चलिए, अगला प्रश्न करेंगे, खाली स्थान दिया गया है सी कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेजेज एट प्रेजेंट, ठीक है। निम्नलिखित में से देखिए युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद होगा युधि प्लस स्थिर, ठीक है ना, युधि प्लस स्थिर, क्लियर, याद रखिएगा। चलिए, युद्ध में स्थिर रहने वाला। उसके बाद देखिए जो दूसरे के द्वारा उपकार किए गए हैं इस कथन के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ये उपकृत हो जाएगा। उसके बाद देखिए 90 नंबर क्वेश्चन है और देखिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सुधार करिएगा इसमें कि किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसमें से होना चाहिए उन्मुख का जो होता है सम्मुख नहीं होता है, उन्मुख का क्या होता है? उन्मुख का विमुख होता है, विमुख होता है, ठीक है ना। तो यही वाला सुमेलित नहीं है, विमुख होगा। बाकी देखिए आविर्भाव का तिरोभार नहीं होगा, तिरोभाव होगा। तो ये टाइपिंग एरर हुआ है, तिरोभाव होगा। यहाँ पर अथ नहीं होगा, ये अध होगा। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर अथ नहीं होगा, ये अध हो जाए, अध ऐसे होगा, अथ होगा। उन्नति का उन्नति, ठीक है। तो
तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये सब एरर हुआ है, बाकी ये आपका ये सुमेलित नहीं है, उन्मुख और सम्मुख। तो देखिए 90 प्रश्नों में सबसे पहले आप लोग अपना स्कोर बता दीजिए। ठीक है ना, और पूरा 15 सेट का PDF मैं आपको उपलब्ध करूँगा। 3 सेट और इंतजार कर लीजिए, आंसर के साथ मैं उपलब्ध करा दूंगा। टेलीग्राम से जुड़िएगा, सक्सेस केंद्र क्विज हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है, सक्सेस केंद्र क्विज। ठीक है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। और देखिए 91 से लेकर के 100 तक में मैथ के प्रश्न हैं, आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। PDF के साथ इसका आंसर मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, और इसको शेयर कर दीजिएगा।